बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है उपस्थित हुए हैं जीएस के प्रश्न पत्र 1 से प्रश्न कराने वाले हैं। और प्रश्न हमारा, परीक्षण कीजिए कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आया हुआ प्रश्न है, 8 अंकों के लिए है। तो आइए देखते हैं कि आपको क्षेत्रवाद को बताना है कि क्षेत्रवाद क्या है और यह राष्ट्रीय एकता को जो है कैसे प्रभावित करता है। और 8 अंक का प्रश्न है तो आपको 125 शब्दों में लिखना है। तो बहुत ज़्यादा न तो भूमिका के लिए आपके पास स्पेस है, न बहुत ज़्यादा निष्कर्ष के लिए। तो एक छोटी सी भूमिका दीजिए कि क्षेत्रवाद एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा पहचान एवं उद्देश्य की सामान्य भावना की जो है वो अभिव्यक्ति है, जो अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति आदि से जो है एकजुट होते रहते हैं। मतलब क्षेत्रवाद क्या है ये आप बता रहे हैं। और इसी के तहत एक सीमा के अंदर क्षेत्रवाद जो है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देकर सहभागी शासन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। मतलब एक सीमा के अंदर, और ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी आप केवल इसको देख लीजिए। यह लोगों में भाईचारा और एकता की भावना का विकास करने में भी सकारात्मक भूमिका निभाता है। भाई कैसे भूमिका निभाता है कि भाई अगर आप सोचिए कि कोई पूर्वांचल का व्यक्ति है या बिहार का व्यक्ति है और साउथ में तमिलनाडु चला गया काम करने के लिए, तो वहाँ क्या है कि अगर पूर्वांचल में तो कई ज़िले हैं, लेकिन वो पूर्वांचल के नाम पर वहाँ एकजुटता दिखाएंगे आपस में। और अगर कोई समस्या किसी को होती है तो एक दूसरे को वैसे ही सहयोग करेंगे जैसे परिवार के सदस्य करते हैं। क्योंकि चूँकि दूरी बढ़ गई और वहाँ आपकी जाति धर्म के लोग तो तमिलनाडु में नहीं है, भाई वहाँ तो तमिल बोलने वाले हैं और वहाँ का जो धर्म है वो भी थोड़ा सा अलग प्रकार का है। तो आप वहाँ क्या है कि आप अपने लोगों को खोजेंगे कि भाई हमारी रिचुअल्स को मानने वाले लोग हैं, हमारी भाषा बोलने वाले लोग हैं। और अगर कोई मिल जाएगा, भले ही वो आपके ज़िले से 100 किलोमीटर दूर रहने वाला हो, फिर भी आप उससे एक आत्मीयता के साथ जुड़ेंगे। और यही क्षेत्रवादी भावना है जो जाति, धर्म, भाषा के आधार पर जो है वो यूनाइट करने का प्रयास करती है। लेकिन ये एक सीमा तक ही लाभदायक है और मैं आगे आपको इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। लेकिन जब इसे संकीर्ण हितों को ध्यान में रखकर किसी क्षेत्र विशेष के विकास से जोड़कर देखा जाता है तो यह अवधारणा जो है नकारात्मक हो जाती है। जैसे दक्षिण भारत में 1940 के दशक में जो द्रविड़ आंदोलन का विकास हुआ, या 1970-80 के दशक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो अलगाववादी धारा का विकास हुआ। तो ये दक्षिण में जो द्रविड़ आंदोलन का जो विकास हुआ या पूर्वोत्तर में जो उग्रवादी गुटों का जो विकास हुआ, उसके पीछे की जो मेन जो मूल था वो क्या था, वो यही क्षेत्रवादी धारा थी। और क्षेत्रवाद का विकास कैसे होता है भाई, जाति का, धर्म का, भाषा का, संस्कृति का, इसी के आधार पे। भाई कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई हिंदी भाषी है, कोई बांग्ला भाषी है। तो इसी तरीके से जो है चीज़ें बिखरी और फिर ये अपने अपने हितों को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा सशक्त आंदोलन भी चलाए गए। जैसे आंध्र प्रदेश को लेकर के जो विवाद हुआ, तो एक नया राज्य का निर्माण हुआ। उग्रवादी जो संगठन थे जैसे असम में उल्फा है, बोडो है, या मणिपुर में जो अभी वर्तमान में जो संघर्ष चल रहा है कुकी मैतेई के बीच, तो वहाँ भी तो यही चीज़ें हैं कि जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है उसी को लेकर के टकराहट है। और देखा जाए तो सांस्कृतिक पहचान कुछ हद तक अच्छी है, लेकिन जब ये क्षेत्रीयता और विकास की चीज़ों को लेकर रहती है तो ये संकीर्णता भी इसमें आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बताना होगा। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है, तो आप देखें तो सबसे पहले क्षेत्र विशेष में अलगाववाद की भावना का विकास करता है कि भाई जो है हम तमिल भाषी लोग हैं, हमारा क्षेत्र अलग हो, जो तेलुगु वाले हों उनका क्षेत्र अलग हो। भाई महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक बड़ा विवाद रहा है
तो भाषा को लेकर के ही रहा है कि भाई वर्तमान में भी मराठी जो है, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, मुंबई में विशेषकर जो हमारे पूर्वांचल के, बिहार के लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि मराठी बोलिए। अब मराठी जिसकी मदर लैंग्वेज नहीं है, भाई जो भोजपुरी बोला है, अवधी बोला है, वो मराठी कहाँ से बोलेगा? या तो अब उस पर ये रहता है कि आपको महाराष्ट्र में रहना तो मराठी सीखना होगा। तो यही जो क्षेत्रवादी जो चीज़ें हैं, तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता को तो थ्रेट पहुंचा रहा है ना, कि भाई जो भारत के संविधान में कि हम भारत के लोग हैं, मतलब पूरा भारत ही हमारा है, तो ये इस कॉन्सेप्ट को जो है वो विद्रूप कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट। फिर क्षेत्रीयता के मुद्दे को प्रमुखता एवं राष्ट्रीय मुद्दे का गौड़ होना। भाई आप देख रहे होंगे कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, जो एक क्षेत्र विशेष की राजनीति करती हैं, तो उनके लिए चूंकि भाई राजनीति अपनी चमकानी है, तो जो क्षेत्र विशेष की जो डिमांड होगी, भले ही वो आपके राष्ट्रीय हित के लिए ठीक ना हो, वो चीज़ें आप चाहे जम्मू कश्मीर में जो सरकारें रहती थी, कभी कभी बंगाल की जो सरकारें होती हैं, ममता दीदी की भी, और विशेषकर तिस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर के जो बांग्लादेश से चीज़ें हो रही थी, तो उसमें वेस्ट बंगाल की बहुत जो है वो नकारात्मक भूमिका थी। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने तंग किया। भाई इनको चूंकि बंगाल की चीज़ों को देखना था, और मनमोहन सिंह जी चूंकि देश के प्रधानमंत्री थे, उनको देश की चीज़ों को देखना था, तो ऐसे में हमारे संबंध बीच में बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहे। बाद में ममता दीदी को मनाया गया और चीज़ें हुई, लेकिन वो काफ़ी बाद में हुई। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, चूँकि उनको जो है वहाँ की राजनीति करनी है, तो कभी कभार वो जो है पाकिस्तान वाले सुर को भी, और जो चीफ मिनिस्टर जो वर्तमान में सत्ता में रहता वो तो थोड़ा परहेज करता, जो ऐसे ही वो विपक्ष में जाता है तो उसकी निष्ठा थोड़ा सा मतलब पाकिस्तान की तरफ भी दिखाई देने लगती है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रीयता की चीज़ें उनमें नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जो क्षेत्रवादी राजनीति की चीज़ें हैं वो हावी हो जाती हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमको इसी के द्वारा जो है अपने क्षेत्र विशेष में जो हमारी राजनीति है, जो हमारी पॉलिटिक्स की जो संभावनाएं हैं वो बनी रह सकती हैं, तो वो ऐसा प्रयास कर जाते हैं। फिर क्षेत्रीय आरक्षण की मांग, जैसे महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन, गुजरात में पटेल जाति के आरक्षण को लेकर व्यापक आंदोलन। मतलब जो क्षेत्र विशेष के लोग हैं वो अपने आर्थिक हितों के लिए जो है वो यूनाइट होते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो एकता है कभी कभी हिंसा में तब्दील हो जाती है। जैसे मराठा आंदोलन जब महाराष्ट्र में चलता है तो आप देखते होंगे कि पूरा सड़क ही जाम हो जाता है। मतलब रेलवे को तो सबसे ज़्यादा क्षति कि भाई कभी भी कुछ हो बस रेल रोको, और रेल जो है, रेलवे या जो सड़कें होती हैं वो हमारे परिवहन तंत्र की जो है एक तरीके से धमनियाँ हैं, भाई उन्हीं के माध्यम से चीज़ें गतिशील होती हैं। और ऐसी स्थिति में कितना क्षति होती है, राजस्व की क्षति होती है, लोगों को कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, और ये एक तरीके से अनैतिक दबाव है। इसी तरीके से गुजरात का जो पटेल आंदोलन रहा, गुजरात में पटेल जो है अगर देखा जाए तो सबसे जो है सशक्त जो जातियां हैं उसमें आते हैं, लेकिन चूंकि आरक्षण की चीज़ों को लेकर के ये भी बहुत ज़्यादा आंदोलित करते हैं। वर्तमान में तो चूंकि उसके जो लीडर हैं वो खुद भाजपा में आ गए, हार्दिक पटेल, तो अब वो चीज़ें शांत हो गई, नहीं तो एक समय तो बहुत ज़्यादा गुजरात जो है वो डिस्टर्ब था। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये कुछ सूचनाएं हैं। सबसे पहला तो देखिए समृद्धि संस्थान के द्वारा जो 2 बैच चल रहे हैं, एक तो अब की बार मेंस पार और दूसरा जो है सुनिश्चित शिखर बैच। अब की बार मेंस पार बैच ये उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, और सुनिश्चित शिखर बैच उन बच्चों के लिए जो अगली बार या 2026 के लिए पीसीएस को लेकर के गंभीर हैं। तो दोनों ही बच्चों के लिए ये बैच लाभदायक है। इसमें जो अब की बार जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं वो इस बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ आपको अनलिमिटेड प्रश्न मिलेंगे जितना आप कर पाइए, और साथ ही साथ यहाँ मॉडल आंसर भी हैं। तो आपको केवल ज्वाइन करना है, जो अभी हमारे बैच चल रहे हैं उसको आंसर राइटिंग करिए, और जो पीछे के छूट गए हैं टॉपिक आप उसका PDF लेकर के दोहरा भी लेंगे, तब भी बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। और शून्य से शिखर बैच में जो बच्चे आगे के लिए तैयारी में हैं तो उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक बैच है, उनको तो ज़रूर यहाँ जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो पर्याप्त समय है
मुख्य परीक्षा को तैयार करने का। क्योंकि बिना मुख्य परीक्षा तैयार किए यदि आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा जो है तैयारी फुलफिल हो जाएगी, हम फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे, तो वो कतई नहीं होगा। पीटी पास होते रहिए और पीटी का रिकॉर्ड बनाते रहिए, मुख्य परीक्षा नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले मुख्य परीक्षा को कायदे से तैयार कर लीजिए, और पीटी भले 1-2 बार फेल कर जाइए, लेकिन मुख्य परीक्षा तैयार रहेगा तो जब भी पीटी निकलेगा बढ़िया रैंक के साथ पास होकर के निकल जाएंगे। नहीं तो यहाँ तो बहुत सारा पीटी चैंपियन मैंने देखा है आसपास, जो 20-20 पीटी पास किए हैं, 25-25 पीटी पास किए, लेकिन एक भी मुख्य परीक्षा नहीं पास की, मतलब इंटरव्यू देने का भी अवसर नहीं पाए हैं। तो फिर ऐसी तैयारी से क्या लाभ। तो मुख्य परीक्षा को बढ़िया से करिए, और समझ लीजिए कि इस समय चूँकि आपके परीक्षा का पैटर्न भी ऐसा है कि आप अगर आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करेंगे तो किसी कीमत पे सफल नहीं होंगे। क्योंकि 20 प्रश्न करने होते हैं एक पेपर में, और ये लगातार होते हैं, आपको 3 घंटे में लिखने होते हैं। तो जब तक आपकी खूब अच्छी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, खूब परिश्रम नहीं रहेगा, तो विश्वास मानिए आप 20 प्रश्न करके ही नहीं आ पाएंगे। वो तभी करके आ पाएंगे कि जब आप पीछे से हजारों प्रश्नों का जो है वो आपने प्रैक्टिस कर रखा है। तो समृद्धि संस्थान का भी यही उद्देश्य है कि इस बार जो बच्चे जा रहे हैं करीब करीब उनको 500 प्लस प्रश्न, और इस बैच में शून्य से शिखर बैच में तो पता नहीं कितना प्रश्न हम कराएंगे। 500 प्लस तो दे ही रहे हैं, यहाँ लिखा ही हुआ होगा, अच्छा नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे, डेली मिलेंगे, आप लिखते जाइए, अभ्यास करते रहिए। यहाँ आपको प्रश्न मिलेंगे, इसी तरीके से आपको जो है मॉडल मतलब आपको अपनी कॉपी को भेजना होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। यदि आधा नंबर भी आपका कट हो रहा है तो क्यों कट हो रहा है, फिर आपको इसी तरीके से मॉडल आंसर भी मिलेंगे। तो आप लोग इसको ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाइए। फिर अगला क्या है कि जातिगत गोलबंदी, वही जो मणिपुर और कुकी में है। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच में है। तो क्षेत्रीयता, चूँकि क्षेत्रीयता में जाति की भूमिका बहुत अहम होती है, और जब जाति की भूमिका अहम होगी तो जो इसको लेकर के संघर्ष भी होगा, जातीय संघर्ष भी होते हैं कि भाई एक जाति जो है वो चाहेगी कि एक क्षेत्र विशेष में हम ही जो है वो प्रभावी बने रहे। ऐसे में अगर कोई दूसरी जाति उसमें सेंध लगाने का काम करेगी तो वो हिंसक चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जो भारत की एकता और अस्मिता के लिए कहीं से भी, या भारत की ही नहीं उस स्टेट की भी एकता और अस्मिता के लिए कहीं से मतलब फ़ायदा तो नहीं है, मतलब वो खतरा ही है। क्योंकि कायदे से चाहे एक प्रदेश हो चाहे एक देश हो, जो भारत के लोग हैं वो भारत के लोग हैं, उनका पूरे भारत में वैसा ही जो है वो अधिकार होना चाहिए। तभी वो कायदे से जो एक राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका सही में विकास हो पाएगा। क्योंकि अब सोचिए कि अगर पूर्वांचल का कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में जा करके वो इस तरीके से मार खा के आ जाए कि उसको मराठी नहीं आ रही है, और वहाँ जो तथाकथित कुछ क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उसके उनके जो गुंडे ही कह सकते हैं, मतलब वो आपको मार पीट के चले तो आपको महाराष्ट्र को लेकर के कैसे फीलिंग आएगी। मतलब आपको अपने देश में ही लगेगा कि नहीं यार हमारा अपना क्षेत्र ही अच्छा है। और ऐसी स्थिति में कहीं आप किसी मराठी को अपने क्षेत्र में पा गए तो क्रिया का प्रतिक्रिया भी हो सकता है। हालांकि आप लोग ऐसा मत करिएगा, और हम महाराष्ट्र के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके नेता से भी ये अपील करते हैं कि देखिए ऐसी स्थिति में जब पूरे विश्व को ग्लोबल होने की बात कही जा रही है, मतलब वैश्वीकरण की, और हमारा जो प्राचीन जो ऋग्वेद है उसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है, मतलब पूरा विश्व ही घर है, और जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी के कल्याण की कामना की गई हो। ऐसे में ये क्षेत्र विशेष की राजनीति, और देखिए राजनीति बुरी नहीं है, आप बिल्कुल अगर क्षेत्र विशेष में समस्याएं हैं तो उसके मुद्दे को उठाना ये आपका परम धर्म है, पहला कर्तव्य, आप उठाइए। लेकिन उसकी नकारात्मक चीज़ों को निकाल करके और अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करना, मतलब जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, तो ये कहीं से भी सही नहीं है और इसका समर्थन नहीं होना चाहिए। फिर केंद्र राज्य संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव, क्षेत्रवाद के कारण देश में अलगाववाद की भावना को बढ़ावा मिलता है। भाई अगर देखा जाए तो इससे क्या है कि केंद्र राज्य संबंधों पर भी जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ ही रहा है। भाई वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो
मणिपुर है और भारत के संबंध देखा जाए तो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं और मणिपुर के लोगों को ये लग रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन काम नहीं कर रही है या हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। और ये ऐसी स्थिति में होता है जब आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ तो गठन होने के पहले की जो स्थिति थी वहाँ भी बहुत ज़्यादा संबंध जो है तनावपूर्ण हो गए थे। और यही स्थिति जो है जब मराठा आंदोलन होता है या जो और भी जो क्षेत्र जाति धर्म को लेकर के जो आंदोलित करते हैं जो क्षेत्र विशेष के लोग, तो उनके मन में भावना आती है कि भाई भले हमारा देश है लेकिन ये हमारे हितों की पूर्ति नहीं कर रहा। वो अलग बात है कि उनको बरगलाया जाता है क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा, ऐसा नहीं है भाई, उनके हित पूरी तरीके से सुरक्षित है क्योंकि देश जो है वो संविधान के अनुसार चलता है। फिर भी राजनीति है। और फिर देखा जाए कि अलगाववाद की चीज़ों की होता है तो आप उग्रवाद की चीज़ों को लेकर के पूर्वोत्तर का उदाहरण आप दे सकते हैं कि किस तरीके से वर्तमान में जो सरकारें हैं कितने लंबे समय के बाद कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, लेकिन कुछ ही अभी भी बहुत से क्षेत्र हमारे जो है अशांत हैं। और इन्हें हवा तब मिल जाती है कि जब जो हमारे पड़ोसी हैं देश हैं वो हमारी जो चीज़ें हैं उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। और पूर्वोत्तर में तो देख रहे होंगे कि चाइना कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट किए रहता है। जैसे असम में अल्फा गुट है, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की गतिविधियां हैं, तो इन सबों का भी आप जो उदाहरण दे सकते हैं कि जो अलगाववादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं। क्षेत्रवाद के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय दलों एवं नेताओं का विकास होता है जो राष्ट्रीय हितों के ऊपर कई बार क्षेत्रीय हितों को जो है वो प्राथमिकता देते हैं। और ये तब और ज़्यादा भारी पड़ जाती है कि सपोज करिए कि जब कोई केंद्रीय जो सरकार है वो बहुत सारे सहयोगियों के साथ मिलकर के बनी हुई है। और वर्तमान उदाहरण ले लीजिए कि वर्तमान में जो क्षेत्रीय जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है इसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसीलिए देखिए बजट में जो है वो आरोप भी विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है कि इस समय जो है भारत के बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कौन लेके चला जा रहा है, वो बिहार लेके चला जा रहा है और वो जो है आंध्र प्रदेश लेके चला जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के दम पर जो है ये सरकार जो है टिकी हुई है। और सरकार की भी मजबूरी होती है। और समस्या तो तब होती है कि जब ये बहुत गैर वाजिब डिमांड करते हैं और केंद्र सरकार जो है सरकार बचाने के चक्कर में उस गैर वाजिब डिमांड को भी मान लेती है, तो वो स्थिति जो है वो राजनीति के लिए कहीं भी अच्छा नहीं होता है और देश के लिए भी, देश की एकता अखंडता के लिए भी वो जो है एक तरीके से नुकसानदायक होती है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये आपने बता दिया। इनके द्वारा प्रायः नए राज्यों की मांग की जाती है जिससे देश की एकता और अखंडता को जो है क्षति पहुंचती है। भाई आंध्र प्रदेश का आपने उदाहरण देखा ही, और अभी सपोज करिए कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में भी आप पूर्वांचल को लेकर के, बुंदेलखंड को लेकर के आए दिन जो है वो जो क्षेत्रीय नेता हैं या जिनको लगता है कि यदि बुंदेलखंड बनेगा तो हमारी जो पार्टी है जो बुंदेलखंड क्षेत्र विशेष से संबंधित है तो वो बहुमत में आएगी और हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हमारी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। इसी तरीके से पूर्वांचल के लोग ऐसा सोचते हैं। तो क्या है कि इससे क्या है कि हर साल भर के बाद कोई एक क्षेत्र विशेष का राजनीतिक पार्टी जो है वो खड़ी हो जाएगी और कहेगी जो है हमको जो है अलग राज्य का दर्जा चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो हमारी एकता अखंडता है वो भी प्रभावित होगी। और वो तर्क देते हैं कि भाई हम जो है विकास की गति में पीछे छूट गए और हमारा विकास तभी होगा कि जब हम जो है एक हमारा जो एक क्षेत्र विशेष है इसको एक नया राज्य बना दिया जाए। तो पहले तो ये चीज़ें आकर्षक लगती थी कि लगता था कि वाकई में अगर छोटा राज्य रहेगा तो वो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन जो वर्तमान के रुझान आए हैं, चाहे वो झारखंड का देख लीजिए, उत्तराखंड का देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए, छोटे राज्य हैं लेकिन जो स्थिति इनकी पहले थी उससे भी बदतर स्थिति में जो है जाते जा रहे हैं, जबकि इनको विकास की गति पे बढ़ना था। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए विकास तो तभी हो सकता है, बड़े राज्य में भी हो सकता है, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आधारभूत संरचनाओं का विकास होना चाहिए। तो ये कुछ शर्तें होती हैं जिसे फुलफिल करके कहीं का भी विकास किया जा सकता है। तो
फिर देश के संसाधनों का जो है इष्टतम उपयोग जो है वो सुनिश्चित नहीं हो पाता है। और सही बात है कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में जो है कुछ अगर मिनरल्स हैं, कुछ खनिज संसाधन हैं, और वहाँ के लोग जो है जनरली बहुत ज़्यादा आपत्ति कर देते हैं कि भाई ये हमारी चीज़ें हैं और वो आप यहाँ से नहीं ले जा सकते, तो ऐसी स्थिति में सरकारें जो है वो बैकफुट पे आ जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम यहाँ ज़बरदस्ती करेंगे, और सरकार कर सकती है, सरकार का राइट्स है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति की वजह से वो वैसा प्रयास नहीं करती और वो फिर एक नुकसान होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि क्षेत्रवाद एक प्रकार से सामूहिक विघटन की भावना है, जो पृथकतावाद के रूप में राष्ट्रीय एकता को नकारात्मक रूप से जो है वो अधिक प्रभावित करती है। और मैं एकदम इस निष्कर्ष के पक्ष में हूँ, क्योंकि वाकई में जो क्षेत्रवाद की चीज़ें होती हैं वो वाकई में नकारात्मकता को ज़्यादा लिए होती है, उसमें सकारात्मकता के जो है पुट बहुत कम होते हैं, और जो होते भी हैं उनको जो है जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है, जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, उसको वो दबा देते हैं, क्योंकि उससे उनको लाभ मतलब राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाता। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और एक अच्छा प्रश्न था। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। एक तो हमारा समृद्धि IAS का टेलीग्राम है, यदि अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि महत्वपूर्ण लिंक है और हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। यहाँ आपको बहुत सी सूचनाएं संस्थान के द्वारा दी जाती हैं। यदि आपकी भी कुछ क्वेरी हो, कुछ समस्या हो, तब वो भी आपको यहाँ बताया जाएगा। ये हमारे 2 चैनल हैं, एक तो यूट्यूब है हमारा समृद्धि IAS का, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। ये दोनों आप ही के चैनल हैं और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। तीसरी चीज़, यदि आपको हमसे बात करनी हो या हमारे किसी बैच से जुड़ना हो तो 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।